ओके, अभिजीत चावड़ा जी की ये वीडियो दिखी है जिसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि यूके वेंट फ्रॉम सुपर पावर टू फेल्ड स्टेट और क्या यूएस के साथ भी ऐसा हुआ। ये वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। इस वीडियो पे देखने का सिर्फ एक मकसद है कि मिसकंसेप्शंस को दूर किया जाए, थोड़ी सी लाइक कॉन्टेक्स्ट डाली जाए, ऐड की जाए कॉन्वर्सेशन के अंदर। The UK went from the world's #1 hegemon to a failed state. How will the US follow? Well, the UK isn't quite a failed state, right? Yeah. Pakistan. ओके, थैंक यू अभिजीत चावड़ा जी। मैंने वीडियो, ऑफ कोर्स मैं अपनी वीडियोस जो रिएक्ट करने से पहले मोस्टली नहीं देखता, मैंने देखी नहीं थी। थैंक यू ये सबसे पहले एड्रेस करने के लिए कि ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए यूके एक फेल्ड स्टेट है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है यूके एक फेल्ड स्टेट है, भाई आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस भी चीज़ से आप अपनी न्यूज़ ग्रैब कर रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं उससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो आपको मतलब उस तरीके की न्यूज़ नहीं होती अरे ये हो गया एक्साइट कर देना इंडिया टीवी टाइप के मुझे इंडिया टीवी याद आता है, सॉरी इंडिया टीवी। इस तरीके के एलियन आ गए धरती पे, एलियन का हमला हो गया, ऐसी ऐसी इस कैटेगरी में आते हैं वो वाले न्यूज़ चैनल जो इस तरीके या सोर्सेज जो इस तरीके से बातों को करते हैं। तो उससे बाहर आ जाइए जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं। Pakistan is a failed state. Somalia, to some extent, is a failed state. The UK isn't a failed state. It still functions reasonably well. It is mostly a rather poor nation that is attached to London, which is the world's center for money laundering. And yeah, but ओके, नहीं पुअर नेशन भी वो नहीं है। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, वीडियो देखते हैं फिर एक्सपेंड करेंगे इस पर। it lost its first class geopolitical status. It ceased to be a first class geopolitical power around 1956-1958, the Suez Crisis type period. ठीक है। So all empires have this phase, right? They are born, they rise, they ascend, they reach their pinnacle, and then they decline in the fall, and they eventually disappear. Every empire goes through this cycle, the imperial cycle. Some empires rise multiple times. Okay, ओके, ये भी कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है। ये उन्होंने बात कि मल्टीपल साइकिल्स लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नेदरलैंड्स एक कंट्री है यूरोप में। नेदरलैंड्स एक एम्पायर था एक टाइम पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ओरिजिनल ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आ गई थी इंडिया में, अगर आपको नहीं पता हो, या इस एरिया में, ये आपका इंडोनेशिया वगैरह में उनका सारा एम्पायर था। पर नेदरलैंड्स आज भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री है। आपको जान के हैरान होगा, कभी हैरानी होगी, साइज़ देखना नेदरलैंड्स का कितना है। बेल्जियम और नेदरलैंड्स अगर आप एक कर्सरी निगाह मारोगे ना यूरोप के मैप पे, तो आपको शायद नज़र भी ना आए। फ्रांस और जर्मनी के बीच में ऊपर की तरफ नॉर्थ में ना चिपके हुए हैं ये दोनों, एकदम छोटी छोटी सी कंट्री है। शायद इंडिया के किसी लाइक हरियाणा के भी साइज़ का शायद नहीं होगा, या पंजाब या हरियाणा के साइज़ का होगा नेदरलैंड्स, आई थिंक। उस साइज़ की कंट्री दुनिया की, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है लेकिन फिफ्थ नंबर पे 5वें नंबर पे लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूस जो होता है उसकी एक्सपोर्टर है, सोचो। और ये सबसे वाइल्ड चीज़ है उनके बारे में, जो एटलीस्ट मुझे लगती है कि इतनी कम लैंड होने के बावजूद और अच्छी खासी पॉपुलेशन होने के बावजूद वो लोग इस लेवल पे फूड एक्सपोर्ट करते हैं। 5वें नंबर पे दुनिया में यार, वो 100वें नंबर पे नहीं आते होंगे साइज के मामले में, लैंड अवेलेबल लैंड एरिया के मामले में। तो ऐसा नहीं होता, वो आज भी प्रॉस्पेरस है, आज भी अच्छी हालत में, वो कोई डिक्लाइन होकर डिसअपियर नहीं हुआ। एम्पायर का साइज छोटा हो गया, वो अपनी ओरिजिनल साइज में चला गया, बट वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है आज भी। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि इंग्लैंड एक रिलेटिवली पुअर कंट्री है जो कि अटैच्ड है सिटी ऑफ लंदन के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड, अगर आप कैटेगरीज बनाओगे 10, पूरी दुनिया की कंट्री को 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे, वो फिर भी टॉप 10% में आएगा, टॉप 5% में आएगा। और बोलो यूके, आज भी लोग यूके जाने के लिए ऐसी बोट जर्नीज लेते हैं जिसमें उनके मरने के बहुत ज़्यादा चांस है। इट्स वेरी मच लाइकली कि वो उनकी जो नाव है वो कैप्साइज कर जाएगी, वो डूब जाएंगे। आए दिन, हर महीने एटलीस्ट 1-2 इंसिडेंट इस तरीके के होते हैं कि मेडिटेरेनियन में या किसी भी और वाटर बॉडी में भरे हुए लोग डूब के मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूके पहुंचना चाहते हैं। जो हम सुन रहे हैं ऑनलाइन की यूके की हालत इतनी ख़राब है, ये वो है
कल्चरल लेवल पे वो लोग पिट रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी पूरा पूरा हाथ उनका जो एक वोक एलीट जो सोसाइटी का जो पार्ट है, जिसने कि पूरा पूरा कब्जा किया हुआ है, एक लीगल ऑक्यूपेशन की हुई है जनता की, वो है। वो कभी भी फट सकता है, जब फटेगा तो किस लेवल का वहाँ पे वायलेंस होगा, क्या होगा, वो हमें नहीं पता। वो किसी भी दिशा में हो सकता है, ना ही फटे, हो सकता है एक स्लो डेथ हो जाए उनके कल्चर की। बट पावर के मामले में दुनिया में 5 लेजिटिमेट न्यूक्लियर पावर्स हैं, उसमें से एक यूके है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी सीट है यूके के पास। पूरी दुनिया में उनकी कॉलोनीज छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये आइलैंड, वो फलाना ढिमकाना आइलैंड, चागोस आइलैंड अभी उन्होंने दे दिया अपने एंड से, किसी ने उनसे छीना नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। फॉकलैंड आइलैंड्स है राइट ऑन द बॉर्डर, राइट ऑन द शोर ऑफ अर्जेंटीना, कपल ऑफ 100 माइल्स। अर्जेंटीना के सामने में अर्जेंटीना आज तक ले नहीं पाया, जबकि बहुत बड़ा कंट्री है यूके के मुकाबले। तो नहीं, ना वो गरीब कंट्री है, ना वो अभी भी वो कोई कमज़ोर कंट्री नहीं है। अगर वो अपनी डिफेंस, अगर वहाँ पे एक राइट विंग गवर्नमेंट आ जाए और वो अपनी कंट्री का एक कल्चर और एक सारी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना शुरू कर दें, तो ताकत उनके पास इतनी है कि वो कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल बेस उनके पास है कि वो अच्छे से अच्छे क्वालिटी के फाइटर जेट्स अभी भी बना सकते हैं। पहला वर्टिकल लैंडिंग वाला फाइटर जेट बनाया था यूके ने, जो कि अपने टाइम से कितना आगे था। अगर आपने ट्रू लाइज मूवी देखी है तो आपको पता होगा, उसमें यूज़ हुआ वो वाला जेट। अगेन, बहुत ज़्यादा उनके पास इंडस्ट्रियल बेस है इस चीज़ को करने का, बहुत ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी, नॉलेज बेस, यूनिवर्सिटीज़, हर कुछ है। रिसर्च बहुत होती है आज भी वहाँ पे। तो नहीं, वो गरीब कंट्री नहीं है। मैं सिर्फ खुश करने के लिए लोगों को इस बात को प्रोपेगेट नहीं कर सकता कि ये ऐसा हो रहा है, हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान भी एक फेल्ड स्टेट नहीं है सो फार, इवन दो कि अभी बलोच इंसर्जेंट्स ने वहाँ पे ट्रेन पे कब्जा किया हुआ है। मैं स्टिल कहूँगा कि वो एक फेल्ड स्टेट नहीं है। उसका रीज़न आपको मैं बताता हूँ क्यों नहीं है वो फेल्ड स्टेट। अफगानिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है। अफगानिस्तान इज काइंड ऑफ ऑन द रूट बैक टू नॉर्मलसी, है जो भी उनके लिए जो नॉर्मलसी की डेफिनेशन है उस तरफ वो जा रहे हैं। बट सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट वो होता है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट की रेट किसी भी एरिया में नहीं होती, कहीं पे भी आपको कुछ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग एक डिसेंट लाइफ जी पा रहे हैं। ये एक हार्ड भी नहीं, मेरे ख्याल से तो ये सही चीज़ है। हमारे बॉर्डर पे एक कंट्री है इतनी बड़ी, मेरे ख्याल से उसका पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाना हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ये मेरा ओपिनियन है। किसी ने बोला था कि एक जली स्टेट में हम उन्हें रखते हैं। आई थिंक वही हमारे लिए ओवरऑल दोनों तरीके से, क्योंकि अगर वो तगड़े हो जाएंगे तो फिर हम पे पंगे लेंगे, बिल्कुल ही डूब जाएंगे तो फिर वो बांध टूट जाने वाली बात भी हो जाती है। Also happens. Will the US follow? Every empire follows this. So no empire lasts forever. Generally, a good empire. नहीं, फॉरएवर तो कह ही नहीं सकते ना, 3-4 साल की तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इसमें क्या कहा जा सकता है। Powerful empire generally lasts about 200-300 years, maybe 400 years, at most 500 years. The Maurya Empire, what, 300 years roughly, 250-300 years. The Roman Empire, 500 years at most. At the peak of its power, it was about 200-300 years. And many other empires. The Mongol Empire. ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि रोमन एम्पायर कन्वर्ट हो गया था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको कि बैजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। 1000 साल से ज़्यादा तो बैजेंटाइन एम्पायर ही चला है यार। आई मीन, मैं इनको नहीं कह रहा कि यार ये बड़ी रिस्पेक्टेड है। तो रोमन एम्पायर अगर आप देखो ओवरऑल इन सम वे, शेप और फॉर्म, ऑलमोस्ट 1500 से 2000 साल के आसपास चला है। Not even 200 years. The British Empire, 200-250 years. Yeah. The US Empire begins, let's say, around the 1940s. So let's see how long it lasts. Okay, it's a cyclic process. And the US Empire essentially is a continuation of the British Empire. It just took over the work of the British Empire. It just नहीं, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं है यूएस एम्पायर से। यूएस उस सेंस में एक एम्पायर भी नहीं है, यूएस फिजिकल सेंस में एक एम्पायर भी नहीं है। यूएस एक मोर फाइनेंशियल सेंस में, एक ओवरऑल ओशंस के कंट्रोल के सेंस में एक एम्पायर है। हाँ, ओशन का कंट्रोल डेफिनेटली ब्रिटिश से टू सम एक्सटेंट अमेरिकन से ले लिया, बट जिस लेवल पे ओशंस का कंट्रोल अमेरिकन के हाथ में, ब्रिटिश के हाथ में उस लेवल का ओशन कंट्रोल कभी भी नहीं था। स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, नेदरलैंड्स जैसी पावर्स थी
जो पूरी अच्छी खासी टक्कर देती थी यूके की पावर को. ओशंस की बात हो रही है यहाँ पे. The British Empire handed the baton to the Americans. So it's a continuation of the same entity essentially, I don't which fully would agree. give it a significantly longer time period. But let's see how long it lasts. So nothing lasts forever. No empire lasts forever. Eventually, every empire does decline and fall. Nothing lasts forever. It's not just empires. Nothing lasts forever. It's the nature of reality. कुछ भी दुनिया की चीज़ पर हमारा जो सन है ना और हमारी जो अर्थ है ये भी फॉर एवर लास्ट नहीं करेंगे. सन ब्लैक होल बन जाएगा, अर्थ पता नहीं क्या कुछ बन जाएगी. When will it happen? Can't really tell. Can't say.